ये तो आपको पता ही है, मैंने कल बताया था कि ये महर्षि कन्नड़ थे, उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था परमाणु। ये हैं महर्षि कन्नड़, ठीक है, इन्होंने नाम दिया था। ऋषि कन्नड़ जो हैं, इन्होंने सबसे पहले नाम दिया था परमाणु। ये तो आप सबको क्लियर ही है, कल ही बता दिया था मैंने, है ना। और ये हैं सर जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन, इन्होंने नाम दिया था एटम। दोनों की थ्योरी लगभग सेम ही थी, लेकिन हमारी जो बुक्स हैं वो ऋषि कन्नड़ जी के बारे में कम बताती हैं, जॉन डाल्टन के बारे में बताती हैं। बुक्स में लिखा हुआ है कि 1835 में जॉन डाल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले नाम दिया था एटम। और उन्होंने बोला कि दुनिया की में जितनी भी चीजें हैं जितना भी मटेरियल है, वो सारा का सारा मटेरियल छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है, और उन छोटे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, आप एटम बोलते हैं, ठीक है जी। फिर हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे आगे। तो इसकी जो फर्स्ट थ्योरी है वो क्या कहती है, मैं अपने आप को पिन कर लूं, एक मिनट, पिन तो किया हुआ है। चलिए ठीक है। तो कल ये थ्योरी पढ़ ली थी हम लोगों ने, है ना, कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड है, उसका जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो क्या है, एटम। उसके बाद जो एटम है वो आइडेंटिकल्स हैं, ठीक है। ये आई गेस थ्योरी सारी याद होगी आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलो फिर भी फटाफट रिपीट कर देते हैं 2 मिनट के लिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो सेम एटम्स हैं वो सेम प्रॉपर्टीज शो करेंगे, जो डिफरेंट एटम है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं, और कंबाइन करके एक कंपाउंड बनाते हैं। लेकिन इसमें इसकी गलती ये रहेगी कि इसने कहा कि हमेशा सेम कंपाउंड बनेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। मैंने कल भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो पानी बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पानी बनेगा। अगर हम हाइड्रोजन ज्यादा एक्सेस में ले लें तो ये H2O2 बना देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये सब याद है ना दीक्षा जी। उसके बाद लास्ट पॉइंट था कि इन्होंने कहा कि एटम आर इंडिविजिबल, जो एटम है उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन हमें पता है कि एटम को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। आज के हम चैप्टर में यही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। चलें आगे। तो ये डॉल्टन और डॉल्टन का ड्रॉबैक्स। उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास करा था, ठीक है। इसमें ये लिखा था कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके पानी बनाते हैं, तो पानी का जितना वेट होगा, सपोज करो पानी 18 ग्राम है, तो इन दोनों का टोटल वेट भी 18 ग्राम होना चाहिए, जिसमें ऑक्सीजन जो है वो 2 ग्राम होती है, और हाइड्रोजन 2 ग्राम होती है, और ऑक्सीजन 16 ग्राम होती है। ये कैसे होती है ये अगले लॉ में पढ़ेंगे। बस इस लॉ में हमें सिर्फ ये पढ़ना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि इन दोनों का जो टोटल मास है वो पानी के मास के बराबर होगा, बस, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद आ जाता है द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये था कि जैसे ये मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट करवाया तो पानी बना। अब पानी में हाइड्रोजन कितने परसेंट है और ऑक्सीजन कितने परसेंट है वो फिक्स रहेगी। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, जो चेंज ना हो। कांस्टेंट मतलब एक ऐसा नंबर जो फिक्स रहे, और प्रोपोर्शन का मतलब होता है परसेंटेज, कि उस कंपाउंड में हाइड्रोजन का कितना हिस्सा है और ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है, ठीक है दीक्षा जी। हाइड्रोजन का कितना हिस्सा है और ऑक्सीजन का, और वो ये लोग कहते हैं कि जितना भी हिस्सा है पानी में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो भी प्रपोर्शन है, जो भी हिस्सा है वो फिक्स रहेगा। तो अगर मैं इनका हिस्सा निकालने की कोशिश करूं तो देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे है कितने 2, तो हाइड्रोजन का टोटल मास कितना आ जाएगा 2 ग्राम। और ऑक्सीजन 1 है, और हमें पता है ऑक्सीजन का मास कितना है 16। इसको थोड़ा और डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1:8। ये जो रेशो है ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। यानी कि पानी के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का कितना हिस्सा होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना हिस्सा होता है 8, ठीक है। तो ये क्या रहने वाला है, फिक्स रहने वाला है। इसी को बोलते हैं द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसी को क्या बोलते हैं, द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। रिपीट कर दें जरूर जी। देखो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जैसे सपोज करो कोई और केमिकल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा केमिकल लें, कुछ आसान। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, CO2। अब इसमें कार्बन कितना है 12 ग्राम, लेकिन ऑक्सीजन इसमें कितना है 16 × 2 32 ग्राम,
ठीक है, तो अगर हम इनकी रेशो निकालें, कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो निकालें, तो कितनी आएगी? 12:32। इसको थोड़ा और सिंपली डिवाइड कर देते हैं। तो अगर और सिंपली डिवाइड करेंगे तो ये कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो आ जाएगी, 12 से डिवाइड कर देते हैं, 12 का 24 जाएगा नहीं, ये आएगा 3:8। पहले भी किया हुआ हमने, 3:8। तो उनका कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो है वो 3:8 है, और ये हमेशा फिक्स रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। इस लॉ का ये मतलब है। वेलकम हरसिमरन जी, आप थोड़ा लेट हो गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आया। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि कोई भी केमिकल है, मान लो ए और बी है, मान लो ए और बी कोई केमिकल है, इसमें ए और बी की जब हम रेशो निकालेंगे कि ए कितना और बी कितना है, वो जो भी नंबर आएगा एक्स और वाई, वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। जैसे पानी में इन लोगों की रेशो कितनी है? 1:8। और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी है? 3:8। समझ आया दीक्षा जी? हरसिमरन जी, हम डॉल्टन कल आपने क्लास लगाई थी, आप थे क्लास में, तो कल जितना काम हो गया था उससे आगे करा रहे थे। पहले आपने कल को आपको याद होगा डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी थी, फिर इसके ड्रॉबैक्स पढ़े थे हमने कि इसकी गलतियां क्या हैं, वो आपको याद होंगी, है ना। उसके बाद हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, जो ये कहता था कि ए और बी अगर मिलके ए बी बनाते हैं तो इसका जितना भी वजन होगा वो इन दोनों के वजन के बराबर होगा। सम ऑफ ए एंड बी शुड बी इक्वल टू ए बी, और ये तो पता ही है, ये तो सीधी सी बात है ना। बस यही कह रहे थे। ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन 2 ग्राम है, ऑक्सीजन 16 ग्राम है, दोनों को ऐड करेंगे कितना बनता है? 18 ग्राम। तो इसका मतलब जो पानी है वो भी 18 ग्राम होगा। दीक्षा जी, इसमें क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि एक इक्वेशन दी होगी, वो बोलेंगे कि ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं और ए बी बना रहे हैं, और वो पूछेंगे कि अगर ये 5 है ये 7 है तो बताओ ए बी का वजन कितना होगा? ए बी का वजन आ जाएगा 12 ग्राम। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। या फिर ये तीनों चीजें दी होंगी 5, 7 और 12, और पूछेंगे कि कौन सा, या फिर तीनों चीजें दे देंगे, ए का वजन भी दे देंगे, बी का वजन भी दे देंगे, ए बी का भी वजन दे देंगे, और नीचे पूछेंगे कि इन तीनों में से कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है। ये पूछेंगे कि इस इक्वेशन में कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो आप बता दोगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है, क्योंकि इन दोनों का जितना भी सम है वो इसके बराबर आ रहा है। उसके बाद सेकंड लॉ क्या कहता है जी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके कहने का मतलब ये था कि अगर कोई कंपाउंड है ए बी, उसमें ए और बी का कितना हिस्सा होगा, कितनी रेशो होगी, वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 2 3 3 4, कितनी भी हो सकती है, वो हमेशा क्या रहेगी? फिक्स। जैसे सपोज करो मैं पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो निकालना चाहता हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है? 2, और एक हाइड्रोजन का वजन कितना होता है? 2 और 1, तो 2 ग्राम हो गया। अब ऑक्सीजन का वजन कितना होता है? 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी आ गई? 2:16। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 1:8 बन जाएगा, अगर इसको डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कितनी रेशो होती है? 1:8। यही क्वेश्चन है। हाँ जी, वाटर में H2O2 नहीं कर सकते, क्योंकि H2O2 कुछ और बन जाएगा हरसिमरन जी। H2O2 तो फिर वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बन जाएगा, उसकी रेशो अलग आएगी। चलो वो भी निकाल के दिखा देता हूँ। मान लो H2O2 की निकालनी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितना है? 2 ग्राम ही है, लेकिन ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का वजन था 16 ग्राम। अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आ गई तो कितना हो जाएगा? 32 ग्राम। तो ये इनकी रेशो कितनी बन जाएगी? 1:16। इनको डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की रेशो कितनी है? 1:16। पानी की रेशो कितनी है? 1:8। और ये फिक्स रहेगी, हर कंपाउंड की अपनी अलग अलग रेशो होगी। समझ गए हरसिमरन जी? समझ आया? उसके बाद है थर्ड लॉ। आप प्लीज मेरे को बता जरूर दिया करो, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड है
द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपको करवाना चाहता हूँ। इसका मतलब ये है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि मान लो ए दो से ज्यादा लोग आ जाते हैं, ए बी और सी आ जाते हैं, और ये बनाते हैं A2B3C, ऐसा कुछ फॉर्मूला बना देते हैं, तो वो कहते हैं इन तीनों की रेशो भी सेम होगी। ए बी और सी की जो भी रेशो आएगी, एक्स रेशो, वाई रेशो, जेड, वो जो भी होगी वो फिक्स होगी। वो क्या होगी? जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो सेकंड लॉ से ही बना है। बस इसमें जो मल्टीपल का मतलब है कि जब दो से ज्यादा लोग हो जाएंगे तब क्या होगा, तो दो से ज्यादा लोगों की रेशो निकाल देंगे बस। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? ठीक है जी। उसके बाद कल ये आसान सा काम हमने किया था शाम की क्लास में, अगर आपने शाम की क्लास लगाई है तो आपको आता होगा, शाम को ना एक फ्री क्लास भी चल रही है, ठीक है, उसमें सिर्फ इतना इतना पार्ट करवाया था बस ये वाला। तो इसमें क्या है, 1 से लेके 20 तक एटॉमिक नंबर है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है जी? एटॉमिक नंबर का मतलब होता है किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। किसी भी एलिमेंट का जितना भी एटॉमिक नंबर होगा ना, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। जैसे चेक कर लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी 1 और प्रोटॉन भी 1। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉन भी 3 और प्रोटॉन भी 3। थोड़ा आगे चलते हैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉन भी 11 और प्रोटॉन भी 11। मतलब कि एटॉमिक नंबर का मतलब होता है कि उस एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने प्रोटॉन्स हैं। क्लियर है जी? ठीक है, तो ये हमने 1 से लेके 20 तक किए हुए हैं, पहले 20 तक याद करेंगे अपन, उसके बाद मैं आपको 21 से लेके 30 तक याद करा दूंगा, और इतने सफिशिएंट है। अगर आप 30 याद कर लो तो मोर देन सफिशिएंट है। आपको इसमें क्या याद करना है, इनका सिंबल याद करना है। जैसे हीलियम का सिंबल He है, बोरोन का सिंबल B है, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हीरोइन नहीं है, ये फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लो फ्लोरीन है, फ्लोरीन, फ्लोरीन। सर इसमें मास डबल हो जाता है, हाँ जी हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाता है। इसके बाद वही करवाने वाला था। ठीक है जी, आपने इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कर लिए, अब न्यूट्रॉन्स की अपनी अलग अलग वैल्यू है, ये याद नहीं करनी हमको, ये हमको याद नहीं करनी। उसके बाद आता है जी एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का क्या सिस्टम है जी, कि जो ओड है ना, जो ओड नंबर है, उनको, उनका फॉर्मूला होता है 2n+1। या सिंपली मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना होता है। जो इवन नंबर है उसको डबल कर दो। जितने भी इवन नंबर है, जैसे हीलियम हो गया, बेरिलियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, सम संख्या है, उनको सीधा डबल कर दो। जैसे हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसका डबल कर दो 4। ठीक है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इसका डबल कर दो। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये जैसे एक्सेप्शन है एक्सेप्ट, बाकी जितने भी इवन नंबर है उनको डबल ही करना है। जैसे ये देखो ऑक्सीजन है, एटॉमिक नंबर कितना है 16, एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना है 8, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 16। इधर देखो, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम है, एटॉमिक नंबर कितना है 12, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 24। कोई भी और ले लो, कैल्शियम ले लो, एटॉमिक नंबर कितना है 20, एटॉमिक नंबर कितना है 20, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा जी 40 हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? अब जो ओड नंबर है, ओड नंबर के साथ क्या करना है, डबल करके 1 प्लस कर देना है। जैसे ये है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3 है, 3 मतलब ओड, मतलब कि विषम संख्या है, तो इसको डबल करके 1 प्लस कर देना है। तो एटॉमिक नंबर 3, 3 का डबल 6 और 1 ऐड कर दिया 7। समझे? जैसे नाइट्रोजन है, ठीक है, ऐसे जितने भी लोग हैं, बस क्या करना है आपने, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है उनको तो सिर्फ डबल कर देना है। ठीक है, हद्दी होगी है यार आज तो। और जिनका एटॉमिक नंबर ओड है उनको क्या करना है, डबल करके, 2 गुना करके साथ में 1 प्लस कर दो।
2 के साथ गुना करके साथ में, n का मतलब है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को डबल करके 1 प्लस कर दो, सिंपल, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हुआ जी? हरसिमरन जी, दीक्षा जी, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कर लिया। ठीक है, इसके अलावा एटॉमिक मास को याद करने का एक और तरीका है। एटॉमिक मास का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आप चेक कर लो, किसका भी एटॉमिक मास जो लेना है ना, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड कर दो। जैसे इधर देखो, प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना है 0, तो 1 प्लस 0 कितना आ गया 1। इधर देखो, प्रोटॉन कितने हैं 2, न्यूट्रॉन कितने हैं 2, 2 और 2 4। ठीक है, आगे लिथियम का देखो, प्रोटॉन कितने हैं 3, प्रोटॉन में न्यूट्रॉन ऐड करें कितना बन गया, एटॉमिक मास कितना बन गया 7। यानी कि एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कोई भी लेके देख लो, जैसे ये नाइट्रोजन है, देखो नाइट्रोजन में प्रोटॉन कितने हैं 7, न्यूट्रॉन कितने हैं 7, तो एटॉमिक मास कितना बन गया 14। कोई भी और लेके देख लेते हैं, ये ले लेते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में प्रोटॉन कितने हैं 13, न्यूट्रॉन कितने हैं 14, टोटल किया कितना बन गया 27। समझ आया? तो ये भी एक फॉर्मूला है एटॉमिक मास को फाइंड करने का। अब जो एटॉमिक नंबर है ना जी, इसको Z से डिनोट करते हैं, Z से क्वेश्चन आता है तो उसमें एटॉमिक नंबर नहीं लिखा होता, वो बोलते हैं कि Z है इतना। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, Z के साथ। और जो एटॉमिक मास है इसको डिनोट करते हैं A के साथ। एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z के साथ, और एटॉमिक मास जो है उसको डिनोट करते हैं A के साथ। यहां तक क्लियर है जी? उसके बाद है जी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जिसमें क्या होता है कि एटम्स के शेल आ जाते हैं, कि पहला शेल का नाम है के, दूसरे का नाम है एल, एम और एन। ये शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और हर शेल की अपनी फिक्स कैपेसिटी होती है। जैसे कि जो के शेल है इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, जो एल शेल है उसमें 8। ठीक है जी, एम में भी 8, और जो नेक्स्ट है इसमें 18। ये ना एक मैजिक नंबर होता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, 2, 8, 8, 18, 18 और फिर 32। ये शेल की कैपेसिटी है। ऐसे इन शेल का नाम है के, एल, एम, एन, ओ और पी। ठीक है, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसके अगले 2 में 8 आ सकते हैं, अगले 2 शेल्स में 18 आ सकते हैं, और लास्ट वाले शेल में 32 आ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हुआ जी? अब हमने क्या करना है, हमने इन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को फिट करना है। इन शेल्स में हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे वो अगले चैप्टर में आएगा, जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना, इसके बाद एक चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसमें आता है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो आपने पूछे तो। जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और आपको एक बात बताऊं मजेदार, प्रोटॉन के ऊपर भी यही चार्ज होता है। फर्क क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, बस इतना फर्क है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है, यानी कि चार्ज की वैल्यू सेम होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव। ठीक है जी, इसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। चलो हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक, तो बस एक इलेक्ट्रॉन है वो पहले शेल में आ जाएगा चुपचाप। एक इलेक्ट्रॉन है तो वो पहले शेल में आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी पहले शेल में आ जाएंगे। लेकिन जो लिथियम है उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, अब वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन तो पहले शेल में भेज देगा, तीसरे इलेक्ट्रॉन को अगले शेल में भेज देगा। ठीक है, फिर ये 8 तक ऐसे ही चलेगा। लेकिन जब सोडियम की बारी आएगी, उसमें पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे में 8 आ गए, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बच गया, तो जो 9वां इलेक्ट्रॉन 11वां इलेक्ट्रॉन है वो तीसरे शेल में आएगा।
क्योंकि 11वां इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं आ सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज्यादा से ज्यादा कितनी है 8। फिर ये भी 8 तक ऐसे ही चलेंगे। 8 के बाद जब 19वां, ये 2 और 8 10 और 8 18, तो जो 19वां इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि पोटाशियम जो है उसका इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर 19 है, तो जो 19वां इलेक्ट्रॉन है वो अगले शेल में जाएगा। ऐसे ही कैल्शियम है, कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 8 और 8 कितने हो गए 18। तो जो लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चौथे शेल में आएंगे, क्योंकि पहले वाले 3 शेल क्या हो चुके हैं, फुल हो चुके हैं। समझ आया आपको कैसे करना है? इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि किसी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अलग अलग शेल्स में लिखना होता है, अलग अलग शेल्स में डिवाइड करना होता है। यहां तक क्लियर है जी? हरसिमरन जी, दीक्षा जी, क्लियर है यहां तक? तो हमने एटॉमिक नंबर कर लिया, एटॉमिक मास कर लिया और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कर लिया, ठीक है जी। अब चलते हैं अपा वैलेंसी के ऊपर। अब वैलेंसी क्या चीज है? वैलेंसी का मतलब होता है जब भी कोई लोग रिएक्ट करते हैं, जब भी कोई दो लोग रिएक्ट करते हैं, मान लो जो ए है वो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ए बी को कोई इलेक्ट्रॉन देगा और बी वो इलेक्ट्रॉन उससे लेगा। तो वैलेंसी का मतलब होता है किसी एटम ने किसी दूसरे एटम से कितने इलेक्ट्रॉन लिए या कितने इलेक्ट्रॉन दिए। सिंपली वैलेंसी का क्या मतलब है कि जब भी कोई कंपाउंड बना, दो एटम्स जब जुड़े, तो एक एटम ने दूसरे एटम को कितने इलेक्ट्रॉन दिए और दूसरे एटम ने पहले एटम से कितने इलेक्ट्रॉन लिए, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर ही 1 है, यानी कि इसमें तो इलेक्ट्रॉन होता ही एक है। तो ये ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है और एक इलेक्ट्रॉन ही ले सकता है, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, अगर लेगा तो नेगेटिव चार्ज। देने वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लेने वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ऐसे ही आगे चले, हीलियम की वैलेंसी 0 पता क्यों है? क्योंकि हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और उसका जो पहला शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन की ही जरूरत थी, तो उसका जो शेल है वो कंप्लीट हो गया। अब क्योंकि उसका शेल कंप्लीट हो चुका है तो उसको किसी से भी इलेक्ट्रॉन लेने या देने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए उसकी वैलेंसी कितनी आती है, 0। हाँ जी, ठीक है जी। ऐसे ऐसे लोगों को बोलते हैं नोबल गैसेस। जैसे ये मैं बताता हूँ कौन कौन। हीलियम भी नोबल गैस है क्योंकि इसका शेल कंप्लीट है। उसके बाद नियोन का भी शेल कंप्लीट है, ये चेक करो आप, ये देखो, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तो इतने ही आ सकते हैं, 2 शेल में इतने इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं, दोनों शेल कंप्लीट है। तो इसको ये कुछ भी ना तो ये, ठीक है। इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं, नोबल गैस, नोबल गैस। ये रिएक्ट नहीं करते किसी से। ऐसे ही आर्गन का भी यही हाल है। आर्गन के तीनों शेल कंप्लीट है, 2 8 8, और तीनों शेल में इतने ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आ सकते। तो इसको भी किसी से भी कुछ लेने या देने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो जो मैंने क्रॉस लगाए हैं ये तीनों नोबल गैसेस हैं, ये किसी को भी इलेक्ट्रॉन देती है लेती नहीं, ठीक है जी। क्लियर है? इज दैट क्लियर? उसके बाद बाकी देखते हैं। अब ये देखो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव लिखा हुआ है, क्यों 1 पॉजिटिव लिखा हुआ है? क्योंकि इसकी एटॉमिक नंबर था 3, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 3। पहले शेल में तो 2 आ गए, लेकिन दूसरे शेल में 1 है और दूसरे शेल में चाहिए कितने, 8। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कम है, 7 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये 7 नए इलेक्ट्रॉन लेके आए किसी से, या फिर अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन दे दे। अब आपको भी पता है 7 इलेक्ट्रॉन लाने में तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन देने में बहुत आसानी है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे देता है। अब क्योंकि ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसलिए इसके ऊपर क्या आ जाएगा, 1 पॉजिटिव। ऐसे ही ये वाला अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि 2 देने आसान है, 6 लेके आने मुश्किल है, क्योंकि टोटल 8 बनाने हैं ना, इसको 6 और चाहिए। अब 6 लेके आने आसान है या 2 देने आसान है, 2 देने आसान है, तो ये 2 दे देता है। इसी तरह से ये 3 दे देगा, इसी तरह से ये 4 दे देगा। लेकिन जब बारी 5 पे आती है अब केस बदल जाएगा। अब क्या होगा, टोटल कितने चाहिए, 8। सेकंड शेल में चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन चाहिए 8, इसके पास है कितने, 5, कितने कम है, 3।
तो अभी 5 देने में ज्यादा टाइम लगेगा, 3 लेने में कम टाइम लगेगा। 3 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 नेगेटिव। इसके पास 2 कम है तो ये 2 नेगेटिव, 2 ले लेता है किसी से। इसके पास 1 कम है तो ये 1 ले लेगा। तो ऐसे चलता जाएगा। ठीक है जी, वैलेंसी समझ आई दोनों को? आप लोगों को वैलेंसी समझ आ गई? जो लोग देते हैं, ठीक है, इसी को वैलेंसी बोलते हैं। अब क्या होता है, जो लोग दे रहे हैं ना उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है वो आयन बन जाते हैं, और ऐसे आयंस को क्या बोलते हैं, कैटायन। CATION, कैटायन। जिनके ऊपर घन चार्ज होता है, घनत्व होता है जिनके ऊपर। और जिन लोगों ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं वो भी आयंस बन जाते हैं, लेकिन उनको क्या बोलते हैं, अनायन। अनायन। ये क्या बन जाते हैं, कैटायन। ये क्या बन जाएंगे, एनायन। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उनको बोलते हैं कैटायन, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनको क्या बोलते हैं, एनायन। ये भी कैटायन। ठीक है जी, और ये क्या है, एनायन। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? तो ये सारा चार्ट आपने कर लिया। ये ही पूरा मेन चैप्टर था। ये ही पूरा क्या है, मेन चैप्टर है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली हम लोगों ने, वैलेंसी भी कर ली। यहाँ पे कुछ मैं क्वेश्चन दे देता हूँ ताकि आपको पक्का हो जाए। चलो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ठीक है, देखते हैं। चलो बताओ, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी बताओ मुझे। चलो करो जी। इसको पहले क्या करेंगे, के एल और एम शेल में डिवाइड करेंगे, उसके बाद आपको वैलेंसी भी पता लग जाएगी। चलो जी करके दिखाओ मुझे। दीक्षा जी, हरसिमरन जी, जल्दी करके दिखाइए। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी बताइए। बहुत बढ़िया जी, 281। वैलेंसी कितनी होगी जी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपने बता दी, अब वैलेंसी भी बता दो। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, 1, बिल्कुल ठीक। अच्छा, चलो फिर मुझे एक और बता दो, क्लोरीन की भी बता दो जी। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंसी बताइए। दीक्षा जी बिल्कुल सही बताया आपने, अभी क्लोरीन का भी बता दो। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, बताइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। और बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। दीक्षा जी गलती कर दी आपने, 288 क्यों लिखेंगे? अच्छा, नेगेटिव लगा के, मैंने अभी बोला नहीं। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी 287। दीक्षा जी 288 तब बनेगी जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और तब ये क्लोरीन नहीं रहेगा, क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा तभी। दीक्षा जी आपने 288 लिखा है, वो फिर एटम नहीं रहेगा, वो आयन बन जाएगा। ठीक है, उसको फिर एटम नहीं बोलेंगे ना, उसको फिर आयन बोलेंगे, आयन। और आयन में भी कौन सा आयन, अनायन। ये अनायन है। और ये जब इलेक्ट्रॉन दे देगा, जब सोडियम इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, इसकी फिर बन जाएगी 280, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। और इसको क्या बोलेंगे अपन, कैटायन। ये कैटायन बन जाएगा, ये अनायन बन जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद आता है केमिकल फॉर्मूला बनाना, कि कोई दो लोग आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनका केमिकल फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको भी वैलेंसी कराई, जैसे सपोज करो मुझे फॉर्मूला बनाना है Fe का और OH का, तो मैं क्या करूंगा, Fe के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दूंगा, OH के नीचे उसकी वैलेंसी लिख दूंगा। आयरन की वैलेंसी है 3, OH की वैलेंसी है 1, दोनों को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, और अब क्या करेंगे, आयरन के नीचे OH की वैलेंसी लिखेंगे, और OH के पैर के नीचे आयरन की वैलेंसी लिखेंगे। तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, FeOH3। अब ये ब्रैकेट मना पता मैंने क्यों लगाई, क्योंकि ये जो 3 है ये हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए। अगर मैं ऐसे लिखता FeOH3, इसका मतलब था कि ये जो 3 है वो सिर्फ हाइड्रोजन के लिए, और वो गलत हो जाता, क्योंकि ये जो 3 है ये इन दोनों के लिए, ऑक्सीजन के लिए भी है और हाइड्रोजन के लिए भी। इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ा, ब्रैकेट। आइसोटॉप्स आइसोबार समझा दिए, जरूर समझा देते हैं। पहले ये समझ आ गया, वैलेंसी समझ आ गया।
ये हाँ, इसको आयरन हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। हरसिमरन जी बहुत बढ़िया। चलो फिर मेरे को एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का फॉर्मूला बना के दिखाना। मुझे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन का फॉर्मूला बना के दिखाइए कि जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा। बताओ, इसका फॉर्मूला बताओ और इसका मुझे नाम भी बताना। केमिकल फॉर्मूला भी बनाइए और उसका नाम भी बताइए। जब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बताओ जी, करके दिखाओ जी, क्या बनेगा। बहुत बढ़िया जी, Al2O3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस करा Al2O3 आ जाएगा। अब इसको बोलते क्या है, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है जी। बहुत बढ़िया जी, तो आपको केमिकल फॉर्मूले भी बनाने आ गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है जी, अभी हमारे पास ना लास्ट 5 मिनट्स हैं जी, लास्ट 5 मिनट की क्लास है, तो ये कर लेते हैं जो टॉपिक रह गया। ठीक है, तो टॉपिक क्या है जी, एएमयू। अब क्या हुआ, जब हमने केमिकल बना लिए, उसका मास भी बना लिया, तो वो जो ग्राम था ना, ग्राम बहुत बड़ी क्वांटिटी थी, क्योंकि केमिकल तो बहुत हल्के होते हैं। अब जैसे मान लो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो बहुत छोटा है, इसको ग्राम में नहीं लिखा जा सकता। तो इसको लिखने के लिए कोई क्वांटिटी चाहिए थी, कोई वजन के लिए, छोटे वजन के लिए क्या चाहिए थी, कोई क्वांटिटी चाहिए थी। तो उन्होंने पता क्या करा, उन्होंने एक एटम ले लिया कार्बन, और कहा कि कार्बन का जितना भी भार है इसको 12 से डिवाइड कर दो। कार्बन का जितना भी वेट है उसको 12 से डिवाइड कर दो। और उन्होंने कहा कि ये एक यूनिट बन गया, 1 AMU बन गया। तो 1 AMU क्या है, एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि किसी एटम के भार का एक यूनिट, एक यूनिट। और वो एक यूनिट किसके बराबर है, कार्बन के भार के 12वें हिस्से के। कार्बन का जितना भी भार है उसको 12 से डिवाइड करा, उसको उन्होंने क्या बोल दिया, 1 AMU। तो 1 AMU किसके बराबर है, C/12 के। ठीक है, तो जब उन्होंने ऐसा करके देखा तो जो 1 AMU है वो किसके बराबर निकला, हाइड्रोजन के भार के बराबर निकला। इसलिए हाइड्रोजन को बोलते हैं 1 यूनिट, कि जो हाइड्रोजन है उसका भार कितना है, 1 यूनिट। और जब इन लोगों ने कार्बन के बराबर रख के देखा तो कार्बन का भार आया 12 यूनिट, ऐसे। तो इसलिए अब हमने किसी भी एटम का जब भार लिखना है उसको ग्राम में नहीं लिखना, उसको किस में लिखना है, यूनिट में, यू में या फिर AMU में। कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखना है कि सोडियम का भार जो है वो है 23.5, तो इसके पीछे मैं ग्राम नहीं लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, AMU। अगर मुझे लिखना है कि कैल्शियम का भार 24 है तो मैं 24 ग्राम नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 40 AMU। या तो यूनिट लिखूंगा या फिर AMU। ठीक है जी, तो एलिमेंट्स का वजन लिखने के लिए जो SI यूनिट है वो ग्राम नहीं है, वो क्या है, AMU है। क्या है, AMU। और जो एक AMU है वो किसके बराबर है, कार्बन के 12वें हिस्से के बराबर है, कार्बन के 12वें हिस्से। क्लियर है जी, समझ आया AMU क्या चीज है। ये थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछना हो तो ये पूछ सकते हैं। ठीक है, AMU क्या है, AMU जो है वो कार्बन का 12वां हिस्सा है, बस सिंपली। ठीक है जी, इज दैट क्लियर। उसके बाद वेरिएबल वैलेंसी, अभी मैंने आपको कराई कि वैलेंसी होती है, हर एटम की एक वैलेंसी होती है, लेकिन कुछ एटम जो है वो अतरंगी होते हैं, वो एक से ज्यादा वैलेंसी शो करते हैं। जैसे जो कॉपर है, कॉपर की वैसे तो 2 पॉजिटिव वैलेंसी होती है, लेकिन कभी कभी कॉपर 1 पॉजिटिव भी शो करता है। तो फिर जब वो 1 पॉजिटिव कॉपर शो करता है तब उसका नाम कुछ और होता है, और जब वो 2 पॉजिटिव वैलेंसी शो करता है तब उसका नाम कुछ और होता है। जैसे जब कॉपर 1 पॉजिटिव वैलेंसी शो करेगा तब उसका नाम होगा क्यूपरस, और जब कॉपर 2 पॉजिटिव वैलेंसी शो करेगा तब उसका नाम होगा क्यूपरी। ऐसे आयरन भी है, आयरन में भी यही प्रॉपर्टी है। आयरन 2 वैलेंसी भी शो करता है और आयरन 3 भी शो करता है। जब आयरन 2 वैलेंसी शो करेगा इसको बोलते हैं फेरस, और जब आयरन 3 वैलेंसी शो करेगा इसको बोलते हैं फेरिक। ऐसे ही सिल्वर है जी, सिल्वर भी 1 वैलेंसी भी शो करता है, 2 भी करता है। तो जब 1 वैलेंसी शो करेगा इसको बोलेंगे आर्गेंटोज, और जब 2 वैलेंसी शो करता है तब इसको बोलते हैं आर्गेनेटिक। ठीक है, ऐसे ही लेड है, ऐसे क्या है, लेड।
जो लेड है वो 2 वैलेंसी भी शो करता है और 4 भी करता है। जब वो 2 वैलेंसी शो करेगा तो प्लम्बस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों में नाम सेम ही है इसके, चलो अच्छी बात है। उसके बाद एसएन, एसएन का पूरा नाम होता है एंटीमनी। एसएन का जो दूसरा नाम है वो क्या है, एंटीमनी। वैसे इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। तो जो एसएन है वो टू पॉजिटिव वैलेंसी भी शो करता है, 4 पॉजिटिव भी करता है। ऐसे ही मरकरी भी है जी, मरकरी जो है 1 पॉजिटिव भी शो कर रहा है और 2 पॉजिटिव भी शो कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर है जी। तो यहाँ पे अपना चैप्टर हो गया जी खत्म। ये मेटलॉइड है, हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छा पकड़ा आपने, ये मेटलॉइड है, यस। मेटलॉइड की एग्जांपल बताऊं, मैं बता ही देता हूँ। सिलिकॉन, बोरॉन, गैलियम, जर्मेनियम, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, मेटलॉइड्स। और मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ऐसे लोग जो मेटल्स की प्रॉपर्टी भी शो करते हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अभी दीक्षा जी ने एक डाउट पूछा था कि मुझे करवा दो, क्या पूछा था आपने, आइसोबार और आइसोटोप्स करवा दो, है ना, वो करते हैं। चलो, तो पहले करते हैं आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स सेम एलिमेंट होते हैं, ऐसे सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, क्योंकि सेम है एलिमेंट है, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास है, उनका जो एटॉमिक मास है वो अलग अलग होता है। उनका एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग। और ऐसा क्यों होता है?